दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। स्टडी विद डॉक्टर श्याम जहांगीर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी रोगों वाली जो सीरीज चल रही थी, डिजीज को लेके हम जो है आरएस प्री और दूसरे एग्जाम के लिए तैयारियां कर रहे थे, उसमें आज हम दो प्रकार की डिजीज को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। पहला है आपका कवक जनित रोग, यानी डिजीज कोज्ड बाय फंजाई और फंगस, ठीक है। कृमि जनित रोग, डिजीज कोज्ड बाय वर्म, ये दोनों हम क्लियर करने वाले हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सब मैं आपको देता रहूंगा। चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे कवक जनित रोग, यानी फंजाई जनित रोग जो है, फंजाई बोर्न डिजीज जो है, उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला डिजीज है एथलीट फुट। कौन सा है भाई? एथलीट फुट। और एथलीट फुट का कारण कौन है दोस्तों? फंगस। आपको याद रखना, इसका कारण कौन है? फंगस। इसका नाम एथलीट फुट पड़ने के पीछे कारण भी यही था कि ये उस जगह पे हो जाता है जहां पसीना आता है, या हमारे शरीर के वो भाग जो गीले रहते हैं। जैसे बारिश के दिनों में आपके पैर लगातार गीले रहते हैं, घर में माँ काम करती हैं तो उनको लगातार काम करने में ऐसा रहता है कि पैर गीले होते रहते हैं। या खिलाड़ी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे समय दौड़ते रहते हैं, खेल में जो है एक्टिव रहते हैं, उस कारण से पसीना इकट्ठा हो जाता है। कहाँ? पैरों की अंगुलियों के आसपास ये रोग हो जाता है दोस्तों। तो इससे सॉफ्ट टिश्यू प्रभावित होते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि ये जो है हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को प्रभावित करने वाला एक संक्रामक रोग है ना। किस तरह का? कम्युनिकेबल डिजीज है। अब देखिए, इसके रीजन क्या है। इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ट्राइकोफाइटोन रुब्रम, ट्राइकोफाइटोन रुग्रम नाम का फंगस हो सकता है। इन जनरल तो यही होता है। कभी कभी देखा गया कि टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस जो दाद का कारण भी बनता है, वो इसका भी हो सकता है। किसका? एथलीट फुट का कारण हो सकता है। एथलीट फुट को कभी आप हाथी पांव रोग या एलिफेंटियसिस से आपको जो है कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों। एलिफेंटियसिस तो एक वर्म जनित रोग है ना। बुचेरेरिया ब्रेक्टोफाई जो है उसका कारण है। और यहाँ एथलीट फुट एक फंगल रोग है, आपको याद रखना है। कौन सा है दोस्तों? एक फंगल रोग, ठीक है। आगे देखें आप, एथलीट फुट जो है डर्मेटोफाइट कहते हैं। ऐसी ऐसे रोग जो हमारी स्किन को प्रभावित कर देते हैं, डर्मेटोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इससे अफेक्टेड जो ऑर्गन है, प्रभावित भाग जो है, प्रभावित अंग या भाग, स्किन है, हेयर है, सॉफ्ट टिश्यूज है और नेल्स है। सामान्यतः अंगुलियों के बीच का जो हिस्सा होता है ना, वो जो है इससे प्रभावित हो जाता है। और इसी रोग का नाम एथलीट फुट है। एथलीट फुट होने का कारण मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एथलीट फुट किस कैटेगरी में आता है? फंगल। कारण क्या है? ट्राइकोफाइटोन रूब्रम। कारण क्या है? ट्राइकोफाइटोन रूब्रम। इन जनरल तो यही है, कभी कभी टीनिया पेडिस भी इसका कारण हो सकता है। तो पहला रोग जो है फंगल में हमने पढ़ लिया है, एथलीट फुट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा रोग है दाद या रिंगवर्म। रिंगवर्म जो है या दाद जो है, इसका दूसरा टाइप है। इसमें देखें, इसका कारण है भाई टीनिया। एक तो टीनिया पेडिस ही है, एक टीनिया कॉर्पोरिस भी इसका कारण माना जाता है दोस्तों। टीनिया कॉर्पोरिस। इसको टीनिया सोलियम से आप कंफ्यूज मत करना। यहीं पे पेपर सेटर आपको फंसा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि टीनिया सोलियम तो एक वर्म है, जबकि ये एक फंगस है ना। टीनिया पेडिस हो गया, टीनिया कैपेटिस हो गया, या टीनिया कॉर्पोरिस हो गया, ये क्या है? ये फंगस है। आपको ध्यान रखना है, और एक दो बार आप रिवाइज कर लेंगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो टीनिया पेडिस, टीनिया कॉर्पोरिस जो है दाद का या रिंग वर्म का कारण है। अब इसमें एक और रीजन है दोस्तों, विटामिन B3 जो है, नियासिन जिसे कहते हैं, विटामिन B3, ये भी इसका कारण हो सकता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो बॉडी वल्नरेबल हो जाती है। किसके लिए? इस तरह के रोग होने के लिए। तो इसका एक कारण किसको माना गया है? विटामिन B3 की कमी। और B3 को आपको बोलते हैं नियासिन बोलते हैं। तो ये भी इसका कारण हो सकता है। अब इसमें होगा क्या? रेड स्पॉट ऑन स्किन, त्वचा पर लाल रंग के चकते बन जाते हैं, है ना। लेकिन आपको ये याद रखने की नीड बिल्कुल भी नहीं
नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो रिंग वर्म है वो डिजीज टीनिया कॉर्पोरिस या टीनिया पेडिस की वजह से होता है। ठीक है भाई, क्योंकि यहीं तक पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि निम्न में से कौन से जो रोग है वो फंगस जनित नहीं है, तो वहां पर कोई एक रोग बाहर का होगा, या निम्न में से कौन सा रोग है जो फंगस जनित है, तो वहां दूसरे रोग दूसरी कैटेगरी से आएंगे। तो सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, पैथोजन जरूर याद रखें। ठीक है भी, फंगल है कि वर्म है या बैक्टीरियल है वायरल है, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला रोग देखते हैं। इस कैटेगरी में तीसरा रोग जो है वह खाज, जिसे हम बोलते हैं स्कैबीज। खाज जो है, खाज खुजली जिसे आप बोलते हो, तो स्कैबीज जो है भाई, इसका कारण है अकेरिस स्कैबीज। इसका कारण क्या है दोस्तों? अकेरिस स्कैबीज, ये मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा सार्कोपिटस स्केबियाई जो है वो भी इसका कारण हो सकती है दोस्तों, लेकिन सामान्यतः कारण क्या है? अकेरिस स्कैबीज, ये भी एक फंगस है, आपको याद रखना है। और इसमें त्वचा पर सफेद दाग बन जाते हैं और खुजली आने लगती है। तो ये खाज हो गया आपका, है ना, स्कैबीज। इचिंग भी होती है हल्की हल्की, लेकिन सामान्यतः सफेद रंग के जो है दाग बनने लगते हैं हमारी स्किन पे। तो इसमें भी आपको पैथोजन ही याद रखना है, जो कि आपका क्या, अकेरिस स्कैबीज या सार्कोपिट्स स्केबियाई। ठीक है भाई, चलिए अगला रोग देख लेते हैं। यहां आप देखेंगे अस्थमा के बारे में। किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? अस्थमा के बारे में, जिसे हम कहते हैं दमा, है ना, सांस फूलने लगती है। देखो इसका कारण है दोस्तों एक फंगस जिसका नाम है अस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। अस्परजिलस फ्यूमिगेट्स आपको याद रखना है। अस्परजिलस फ्यूमिगेट्स जो है किसका कारण बनता है दोस्तों? अस्थमा नाम के रोग का। और अस्थमा का कारण क्या है? फंगस, ठीक है ना, जिसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। इसमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, ओबियस है। लंग्स जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं और पूरा रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो पूरा प्रभावित हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि अस्थमा का रीजन कौन है दोस्तों? अस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। ठीक है, आपको याद रखना है, ये भी आपकी फंगल डिजीज है। उसके बाद हम देखेंगे गंजापन। कम उम्र में भी लोग इससे आजकल प्रभावित होने लगे हैं भाई। ठीक है, तो थोड़ा साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। यहाँ जो गंजापन है, वाल्डनेस, बालों का गिरना, बालों में ऐसे चकते से बन जाना जगह जगह, उसका कारण फंगस है दोस्तों। इन जनरल जब भी हमें स्किन डिजीज होती है ना, उसका कारण या तो फंगस होता है या बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गंजेपन का कारण क्या? टीनिया कैपेटिस। कौन है दोस्तों? टीनिया कैपेटिस नाम का एक फंगस। ठीक है, टीनिया कैपेटिस नाम का एक फंगस है जो किसका कारण बन जाता है दोस्तों? गंजेपन का। और यहां देखिए जो आपकी स्कल की जो स्किन होती है वो जो है प्रभावित हो जाती है, खोपड़ी का त्वचीय संक्रमण इसे कहा जाता है। तो गंजापन भी कैसा है दोस्तों? एक फंगल डिजीज है। ठीक है, आप पैथोजन पे ज्यादा फोकस करें। इसके अलावा दोस्तों एक जोक इच नाम से, इच तो इचिंग से आया है ना, जोक इचिंग भी जो है एक डिजीज है, उसका कारण भी फंगस है। तो आप देखेंगे टीनिया क्यूरिस जो है ना, ये क्या है? टीनिया क्यूरिस, ये किसका कारण बनता है? जोक इचिंग का। इसको वॉशरमैन डिजीज या लॉन्ड्री मैन डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि इन जनरल ये जो वॉशरमैन होते हैं, धोबी होते हैं, उनको ज्यादा होती है। वॉशरमैन डिजीज, लॉन्ड्री मैन डिजीज। इफेक्टिव ऑर्गन इसमें इन जनरल सेक्स ऑर्गन जो है प्रभावित होते हैं। थाई में इचिंग होने लगती है, एनल पार्ट में भी इचिंग होने लगती है। तो ये इसके प्रभावित अंग है। आपको याद रखना है कि जोक इच जो है क्या है? लॉन्ड्री मैन डिजीज या वॉशरमैन डिजीज के नाम से जानी जाती है। और इसका जो पैथोजन है दोस्तों वो आपका है टीनिया क्यूरिस। याद रखना है, टीनिया क्यूरिस। और बिल्कुल भी इसको किसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों? इसको कंफ्यूज नहीं करना है टीनिया सोलियम के साथ, क्योंकि टीनिया सोलियम टीनियसिस बीमारी का एक कारण है। और वो क्या है? एक वर्म है, एक कृमि है, एक कीड़ा है ना। आगे देखें, एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। पहले हमने देखा एथलीट फुट, ये पहला रोग था फंगस जनित। इसका कारण क्या था? ट्राइकोफाइटोन रुब्रम और टीनिया पेडिस में से कोई एक। ठीक है भाई, फिर देखें, फिर हमने देखा था दाद रिंगवर्म, इसका कारण था टीनिया कॉर्पोरिस या टीनिया पेडिस या विटामिन बी3 की कमी। ठीक है भाई, अगला देखें। अगला आपने देखा स्कैबीज, खाज, इसका कारण है अकेरिस स्कैबीज या सार्कोपिटस स्कैबियाई। ये जो है इसका कारण बनता है खाज का, स्कैबीज का, आपको ध्यान रख लेना है। अगला देखिए दमा या अस्थमा, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स इसका कारण है। और फिर हमने बाल्डनेस या गंजापन देखा जिसका कारण टीनिया कैपेटिस है दोस्तों। उसके बाद आपने जो है
जोक इचिंग की बात की, जोक इच ये जो है वॉशरमैन डिजीज है, लॉन्ड्रीमैन डिजीज भी इसे कहा जाता है, और टीनिया क्यूरिस इसका कारण बनता है। तो आपको ध्यान रखना ये 6 की 6 रोग जो है ये फंगल डिजीज है। आपको देखिए एग्जाम में एक तो डायरेक्ट डिजीज पूछी जा सकती है कि ये किस वजह से होती है, तो वहां इसका कोई काम नहीं रहेगा, वहां तो फंगस, बैक्टीरिया, वायरल इस तरह से शब्द होंगे, वो तो आसान रहता है जरा। लेकिन वो भी आसान तब रहेगा जब आपको ये याद रहे कि कौन सी फंगल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है ना। तो इसलिए आप इनको ढंग से देख लेना, आंखों से स्कैन किया हुआ भी कई बार याद रह जाता है ऑप्शन देख के, क्योंकि आपका प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो वहां ये सरलता भी रहती है कि एक बार आप ध्यान से चीजें पढ़ लेते हैं तो उनको बेहतर तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला देख लेते हैं। आगे है दोस्तों वर्म बोर्न डिजीज, कृमि जनित रोग। वर्म बोर्न डिजीज जो है इसमें भी कई डिजीज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला है दोस्तों टीनियसिस। पहला क्या है? टीनियसिस। पहला डिजीज हमें पढ़ना है टीनियसिस। जैसा नाम है वैसा ही इसका कारण भी है। टीनिया सोलियम नाम का एक वर्म है जो इसका कारण बनता है दोस्तों, जिसे टेप वर्म या फीता कर्मी भी कहा जाता है। फीते की तरह होता है ये, है ना, इसलिए इसको टेप वर्म या फीता कर्मी की संज्ञा दी जाती है। तो टीनिया सोलियम इसका कारण बनता है दोस्तों। और टीनिया सोलियम का जो हमें इन्फेक्शन होता है तो ये होता है भी संक्रमित पोर्क से। जो सुअर का मांस होता है आपको पता है पोर्क कहलाता है, यदि उसको ढंग से नहीं पकाया जाता है और उसके मांस का जो भक्षण करते हैं उनमें यह रोग हो सकता है, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल की एक स्ट्रक्चर होती है जिसे ब्लेडर वर्म कहा जाता है। अब ब्लेडर वर्म जो है वो आ जाती है पोर्क के थ्रू मनुष्य में, और मनुष्य इसका प्राइमरी होस्ट होता है। प्राथमिक पोषी क्या होता है? प्राथमिक पोषी होता है इसका मनुष्य, और द्वितीयक पोषी होता है इसका पिग्स। द्वितीयक पोषी होता है इसका पिग्स। तो अब पिग्स का यदि आप मांस खाएंगे जिसे हम पोर्क कहते हैं, यदि वो ठीक से नहीं पकाया गया है तो ब्लेडर वर्म संरचना जो है वो ट्रांसफर हो जाती है ह्यूमन में, और उससे ये रोग हो जाता है। तो आपको याद रखना है टीनियसिस जो है टीनिया सोलियम की वजह से होती है, और ये एक वर्म बोर्न डिजीज है। ठीक है भाई, दूसरा देखें नारू रोग या गिनी कृमि रोग, है ना, या ड्रैकुनोकुलोसिस। ड्रैकुनोकुलोसिस, ड्रैकुनोकुलोसिस इसलिए क्योंकि ड्रैकुनोकुलोसिस इसके पैथोजन के नाम से आया है दोस्तों, ड्रैकुनोकुलोसिस। ठीक है ना, गिनी कृमि रोग है ये, और अब ये भारत से कंप्लीटली इरेडिकेटेड हो गया है। वर्ष 2000 से भारत में ये इरेडिकेटेड हो गया है। तो जो इरेडिकेटेड रोगों वाली जो टेबल मैंने आपको एक दिन कराई थी वो याद रख लीजिएगा, एक बार फिर से भी आपको बता दी जाएगी। याद रखना है कि भारत से कौन कौन से रोग जो है इरेडिकेट हो गए हैं। ठीक है ना भाई। अब इसका नारू रोग का या गिनी कृमि रोग का या ड्रैकुनोकुलोसिस का जो कारण है वो है अभी ड्रैकुनोकुलस मेंडियासिस, है ना, मेडियनसिस। ड्रैकुनकुलस मेडियनसिस इसका कारण है दोस्तों। तो ध्यान रख लेना, इसी के नाम से इसका जो है साइंटिफिक नाम पड़ गया है। और ये गंदे पानी और भोजन से होता है। किससे होता है दोस्तों? गंदे पानी और भोजन से। 2000 में भारत से इरेडिकेट हो गया है। और यहां पर एक लिस्ट टेबल में बना देता हूं, आपको याद रखना है। जैसे स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो है इसका इरेडिकेशन, यहां रोग लिख लीजिए डिजीज, और यहां उन्मूलन या इरेडिकेशन। ठीक है, स्मॉल पॉक्स का हो गया 1980 में। कब हुआ दोस्तों? 1980 में। और उसके बाद आप बात करेंगे नारू रोग की। नारू रोग का इरेडिकेशन हो गया 2000 में, वर्ष 2000 में। फिर आप पोलियो की बात करेंगे तो पोलियो का इरेडिकेशन हुआ दोस्तों 2014 में। और भारत ने स्वयं को इरेडिकेटेड घोषित कर दिया था पोलियो के बारे में 2012 में ही, लेकिन डब्ल्यूएचओ से सर्टिफिकेट मिला 2014 में, तो वही माना जाता है दोस्तों। लेकिन आप ये भी याद रखना कि भारत ने खुद को कब जो है इरेडिकेटेड घोषित कर दिया था, तो वो 2012 है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नियोनेटल टिटनेस। नियोनेटल टिटनेस, जो बच्चों में टिटनेस होता है, नवजात शिशुओं में, नवजातों में। ठीक है भाई, तो वो है आपका 2015। एक है याज, याज एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी 2015। तो ये दोस्तों कुछ डिजीज है जो भारत से इरेडिकेट हो गए हैं, आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो आपने देख लिया यहां पर टीनियसिस देख लिया, नारू रोग देख लिया।
अब हम बात करेंगे अगले डिजीज की, वो है आपका फाइलेरिया या फाइलेरियसिस या हाथी पांव रोग या एलिफेंटियसिस। क्या है दोस्तों? एलिफेंटियसिस या हाथी पांव रोग या फाइलेरिया, है ना, या फाइलेरियसिस। इसका पैथोजन बड़ा यूनिक सा है, तो बुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई, बुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई जो है दोस्तों, इसका पैथोजन है, आपको याद रख लेना है। और यहां एक वेक्टर भी काम करता है दोस्तों, उसका नाम है क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है यहाँ वेक्टर का काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर रोगी के जो पैर होते हैं हाथी के पांव की तरह हो जाते हैं, उसी तरह से सूज जाते हैं, ठीक है, जैसे हाथी का पैर आपने देखा होगा उसी तरीके से फूलकर हो जाता है पैर, इसीलिए इसका नाम एलिफेंटियसिस हो गया। और होता क्या है, प्रभावित अंग है यहाँ पर लसिका, लिम्फ ग्रंथियां जो होती है, लिम्फ ग्लैंड जो है वो इसकी प्रभावित अंग होती है, लिम्फ नोड्स फूल जाती है, उस वजह से ही जो है पैर भी फूल जाता है और हाथी के जैसे हो जाता है। आपको याद रखना है, यहाँ तीन चीजें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है कि जो एलिफेंटियसिस है वो एक वर्म बोर्न डिजीज है, नंबर 1। उसका पैथोजन याद रखना है, बुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई। उसके बाद उसका जो वेक्टर है वो कौन है, वो याद रखना है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। और प्रभावित अंग क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है ये, प्रभावित जो अंग है वो लिम्फ ग्लैंड है, आपको याद रख लेना है, ठीक। चलिए अगला देखेंगे। अब अगला है दोस्तों एस्केरियसिस। एस्केरियसिस जैसा कि इसका नाम है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ये भी एक वर्म है। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस जो है इसकी वजह से होता है, ठीक है भाई। और इसे इसे जो है राउंड वर्म भी कहते हैं, गोल कृमि भी कहा जाता है। और प्रभावित जो भाग है, इफेक्टेड जो ऑर्गन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी छोटी आंत जो है इससे प्रभावित होती है, ये भी आपको जो है याद रखना चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एस्केरियसिस भी कैसा रोग है दोस्तों, वर्म जनित है, आपको याद रख लेना है। उसके बाद है आपका एंटेरोबियसिस। क्या है दोस्तों, एनल पोर्शन में जब इचिंग होती है खासकर बच्चों में, तो उसका कारण है दोस्तों एंटेरियोबियसिस, ठीक है। और इसका पैथोजन है एंटेरियोबियसिस वर्मिकुलोरिस, ठीक है भी, एंटेरोसियसिस वर्मिकुलोरिस जो है इसका कारण है। ये भी आपका एक वर्म है, इसको जो है पिन वर्म या थ्रेड वर्म भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए आप, पिन वर्म या थ्रेड वर्म भी कहा जाता है। और इसे एनस भाग में या एनल भाग में इचिंग या खुजली होने लगती है। ये सारे के सारे रोग जो है ना दोस्तों, ये क्या है, वर्म बोर्न है। हमने देखा कि 6 तो फंगल्स वाले रोग हमने देख लिए हैं, 5 जो है आपके वर्म बोर्न डिजीज हमने देख ली है। अब भारत में वर्म बोर्न डिजीज को लेके एक प्रोग्राम भी चलता है दोस्तों, नेशनल डी वार्मिंग मिशन या नेशनल डी वार्मिंग डे, ठीक है। उस प्रोग्राम को देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। भारत सरकार की योजना है, पूरे देश में लागू है, तो इस योजना को भी देख लेना चाहिए जब हम ये पढ़ रहे हैं तो, ठीक है भाई। देखिए नेशनल डी वार्मिंग डे, इसको एनडीडी के नाम से संबोधित किया जाता है। और भारत जो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर हेल्थ मिनिस्ट्री इसे गवर्न करती है। शिक्षा मंत्रालय इसलिए क्योंकि ये प्रोग्राम स्कूलों में ही चलाया जाता है। अब स्कूल चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, सब जगह ये प्रोग्राम चलाया जाता है। और भारत सरकार ने इस प्रोग्राम को 2015 में प्रारंभ किया। तो आपको ये भी ध्यान रखना, अभी रिसेंटली 10 अगस्त को ही ये मनाया गया। जो 10 अगस्त निकला है, इस 10 अगस्त को पूरे देश में डी वार्मिंग दवाएं जो है बच्चों को दी गई, ताकि उनको जो वर्मी जनित रोग है या वर्म बोर्न डिजीज है, इनसे उनको प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है भाई। देखिए इसको नेशनल कृमि निवारण दिवस भी या कार्यक्रम भी कहा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव देखें, वर्म जनित रोगों का उपचार यानी ट्रीटमेंट, निदान यानी डायग्नोसिस, नियंत्रण यानी कंट्रोल, जागरूकता यानी अवेयरनेस जो है इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। वर्मी जनित रोगों का उपचार, निदान, नियंत्रण व उसके बारे में लोगों को जागरूक करना कि भाई आप जो हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो ये रोग भी आपको नहीं होंगे, ठीक है भाई। 2015 में स्टार्ट किया गया भारत सरकार की तरफ से। और वर्ष में 2 बार, ये भी आपको याद रख लेना है, वर्ष में 2 बार, जनवरी या फरवरी का महीना या जुलाई या अगस्त का महीने में यह दिवस मनाया जाता है। जैसे इस साल अभी के लिए 10 अगस्त को मनाया गया, तो 10 अगस्त से पहले वो निश्चित रूप से 10 फरवरी को बनाया गया होगा, है ना। यदि वो जनवरी में मनेगा तो अगला जुलाई में, इधर फरवरी में मनेगा तो अगला अगस्त में। तो इस बार 10 अगस्त को यह मनाया गया, आपको ध्यान रखना है। और इसके तहत 2 एंटी फंगल दवाएं, कौन सी दवाएं दोस्तों, एंटी फंगल, इन दोनों दवाओं का आपको नाम याद रखना है। ऊपर है एल्बेंडाजोल, क्या है दोस्तों, एल्बेंडाजोल,
ये जोल जो लगता है ना, एंटी फंगल के लास्ट में ही लगता है, चाहे आप क्रीम लेके आए या ये लेके आए, एंटी फंगल। ठीक है भाई। और एक है आपका एवरमेक्टिन। ये दोनों जो दवाएं हैं, ये भारत सरकार की तरफ से बच्चों को खिलाई जाती है। एल्बेंडाजोल और एवरमेक्टिन, ये दोनों ही दवाएं जो है एंटी फंगल होती है। दोस्तों सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एल्बेंडाजोल और एवरमेक्टिन नामक जो दवाएं हैं, भारत में किस प्रकार के रोगों के प्रिवेंशन के लिए दी जाती है? तो आप बता देना भाई, ये कृमि जनित रोगों के लिए है, क्योंकि नाम ही क्या है, नेशनल डीवॉर्मिंग डे। तो दोस्तों आज हमने देखा कृमि जनित रोग और कवक जनित रोग, और उसको ठीक से आप अपने नोट्स में समाहित कर लेना। अगली क्लास जो है बैक्टीरियल, वायरस और अनुवांशिक रोगों में जो कुछ थोड़ा सा बच गया है, वो भी आपको बहुत जल्दी करवा दिया जाएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।